नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं तेजस 24 बुलेटिन की शुरुआत करें। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां कुलगाम और अनंतनाग में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। कुलगाम के चकीसमद में 2 आतंकियों के छिपे होने की बड़ी खबर मिल रही है, तो वहीं अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। वहीं पर लोगों को भी अलर्ट किया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जारी है। देखिए, लगातार घाटी से आतंकियों का खात्मा जारी है और अब तक कई बड़े आतंकियों को मार गिराया गया है। आज भी घाटी में मुठभेड़ हो रही है। एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में 2 जगह आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 2 जगह पर एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है, अनंतनाग और कुलगाम। ये देखिए तस्वीरें, अनंतनाग और कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। बिजबेहरा में 2 आतंकी इस वक्त घिरे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उनको घेरा हुआ है। न्यूज 24 ने आपको जानकारी दी थी कि सुरक्षा बलों के पास आतंकियों की एक लंबी लिस्ट है और उसी लिस्ट के हिसाब से घाटी में आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। न सिर्फ घाटी में बल्कि जम्मू के जंगलों में भी लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है। कुलगाम के यहां पर चकीसमद में एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। घाटी में 2 जगह पर इस वक्त गोलीबारी चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता आसिफ स्वाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, 2 जगह पर एनकाउंटर जारी है और क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है अनंतनाग और कुलगाम से? बिल्कुल, ये बिजबेहरा सिरनो जो अनंतनाग में जगह है, यहाँ पर रात के दौरान ही मिलिट्री एंड रिसोर्स फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब यहाँ पर फोर्सेस को मिली सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। मिलिटेंट्स की तलाश की जा रही थी और उसी दौरान यहाँ छुपे मिलिटेंट्स ने फोर्सेस के ऊपर गोलियां चलाई, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद दूसरी मुठभेड़ सुबह काफी सवेरे शुरू हो गई कुलगाम दक्षिणी कश्मीर के चकीसमद इलाके में। यहाँ पर भी फोर्स के आधार पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी दौरान मिलिटेंट्स और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और ये मुठभेड़ शुरू हो गई। यहाँ बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जबकि बिजबेहरा में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। इस तरह की फोर्सेस के पास खबर है और दोनों जगहों पर अभी ऑपरेशन लगातार जारी है। जी आसिफ, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अनंतनाग और कुलगाम से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। इस पर लगातार आज हमारी नजर रहेगी। पाकिस्तान में नई सरकार की आहट काफी तेज हो गई है। आज पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। सुबह 10:30 बजे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कराई जाएगी। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान को बहुमत के लिए 172 सांसदों के समर्थन की बेहद आवश्यकता है, जो उनके पास नंबर है नहीं। जबकि इमरान के पक्ष में फिलहाल मात्र 142 सांसद ही बताए जा रहे हैं। उधर विपक्ष लगभग 200 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है और यह काम पहले ही हो जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में पूरी बाजी इमरान खान ने पलट दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक बड़ा झटका दिया और उसी वजह से आज फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने जा रही है। आज अग्नि परीक्षा इमरान खान के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की शान में कसीदे पढ़े। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इमरान ने भारत को खुददार और मजबूत देश बताया। खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है। वो यही कहते हैं कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने 30 मिनट के भाषण में पाकिस्तान पीएम ने 3 बार भारत का जिक्र किया। ईवीएम इस्तेमाल पर भारत को सराहने के बीच इमरान ने खुद को भारत में मिली इज्जत का भी जिक्र किया। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर तीखा हमला किया है। इमरान खान के भारत का गुणगान करने पर तंज कसते हुए मरियम ने कहा है, अगर उन्हें इंडिया इतना ही पसंद है तो वहां क्यों नहीं चले जाते। पीएमएलएन की नेता ने ट्वीट के जरिए इमरान पर हमला बोला। अपनी सरकार के खिलाफ उठे बवंडर को थामने में जुटे इमरान खान कई मौकों पर भारत की सराहना कर चुके हैं। पाक प्रधानमंत्री आजकल भारत की विदेश नीति के कायल हो गए हैं।
पाकिस्तान संसद में आज इमरान खान की सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। सरकार के खिलाफ विपक्ष के पेश अविश्वास प्रस्ताव पर आज नेशनल असेंबली में वोटिंग होनी है। सुबह 10:30 बजे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कराई जाएगी। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में पीएम इमरान को बहुमत के लिए 172 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जबकि इमरान के पक्ष में फिलहाल मात्र 142 सांसद ही बताए जा रहे हैं। उधर विपक्ष लगभग 200 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। अपनी सरकार के गिरने की साजिश का आरोप लगाते हुए इमरान खान ने निशाना साधा। इमरान खान ने कहा कि सीक्रेट कोर्ट की वजह से राष्ट्र में जनता के सामने चिट्ठी नहीं दिखा रहा। पाक पीएम ने चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि उसमें लिखा था कि इमरान को माफ नहीं कर सकती। धमकी और साजिश भरे खत में मुझे हर हाल में हटाने की बात कही गई है। इमरान खान ने कहा है कि मैं कोई अमेरिका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन साजिश के खिलाफ हूँ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों को बिका हुआ बताया। इमरान खान ने कहा कि साजिशन मेरी सरकार को गिराने के लिए विपक्ष विदेशी पैसों से सांसदों को खरीद बेच रहा है। पाक पीएम ने कहा देश में भेड़ बकरियों की तरह सियासतदान खरीदे जा रहे हैं। विपक्षी नेता विदेशी ताकतों के आगे कठपुतली बन गए हैं। शाहबाज, बिलावल और फजलुर रहमान पर तंज कसते हुए इमरान ने कहा, कल तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले आज मेरे खिलाफ एक होने लगे हैं। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने नई सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक नई सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रपति आरिफ अलवी को हटाने और अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लंदन से वापसी होगी। नई सरकार में सभी विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व होगा। पीएमएनएन के नेता शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नई सरकार इमरान सरकार के लिए फैसलों की समीक्षा भी करेगी। जल्दी से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी सीएम दफ्तर के ट्विटर हैंडल पर साइबर अटैक हुआ है। देर रात को हैकर्स ने सीएम योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया और एक के बाद एक कई ट्वीट वहां से पोस्ट किए गए। इस दौरान हैकर्स ने सैकड़ों यूजर्स को टैग भी किया है और इतना ही नहीं, हैंडल के प्रोफाइल फोटो और बायो को भी बदल दिया गया है। हालांकि कुछ देर के बाद ट्विटर हैंडल को ठीक कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर का ट्विटर हैंडल @CM ऑफिस यूपी हैक हो गया। इतना ही नहीं, हैक करने वाले ने अकाउंट की डीपी बदल दी। हालांकि कुछ देर के बाद डीपी पर फिर योगी आदित्यनाथ की फोटो नजर आने लगी। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जैसे ही यूजर्स को पता चला कि यूपी सीएमओ का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, लोगों ने स्क्रीनशॉट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को इस बारे में शिकायत की। शरद पवार के घर पर हमला करवाने वाले स्टेट ट्रांसपोर्ट के हड़ताली कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा शरद पवार के घर पर आंदोलन करने वाले 107 प्रदर्शनकारियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में 23 महिलाएं भी हैं। गुणरत्न पर एसटी कर्मचारियों को भड़काने का आरोप है। कल मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सुप्रिया सूरे प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश करती नजर आई। कर्मचारियों की हड़ताल पिछले 4-5 महीने से चल रही है। कर्मचारियों की मांग है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी शरद यादव से मिलने पहुंचे। बीजेपी के विरोध में विपक्ष को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जो आने वाला है वो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। देश को हमें एक साथ लाना है, एक बार फिर भाईचारा, जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उस पथ पर फिर से चलना है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर हैं। यहाँ वो आज अष्टमी के मौके पर देवी मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगी। अपने इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी। आपको बता दें कि आज ही अमेठी में विधान परिषद के लिए चुनाव होने वाले हैं। स्मृति ईरानी सुबह लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। वहां से सड़क मार्ग से होकर वो अमेठी के गौरीगंज पहुंचेंगी। उसके बाद स्मृति ईरानी रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। जल जीवन मिशन को लेकर जयपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंटर स्टेट रिव्यू मीटिंग ली।
इस दौरान महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत कई राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ही ERCP योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत और प्रदेश के PHED मंत्री महेश जोशी में नोकझोंक हो गई। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सीएम गहलोत ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना के लिए बैठक का वक्त ही नहीं दिया। दिल्ली सरकार अगले 5 सालों में 5 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी योजनाओं में तेजी लाने के लिए शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने अपना बजट पेश किया था। इस बजट को रोजगार बजट नाम दिया गया था। समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली सीएम दफ्तर की ओर से ट्वीट किया गया, जिस तरह से ये पूरा देश शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर दिल्ली की ओर देखता है, ठीक वैसे ही हम रोजगार का समाधान देंगे। बिहार के भागलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां 4 जिंदा बम मिले। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। साथ ही जांच के लिए डॉग स्क्वाड की भी टीम बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना इलाके में कुछ लोग टहलने निकले थे। इसी दौरान सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के पास झाड़ियों में सुतली लपेटा हुआ जिंदा बम मिला। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में आज एमएलसी की 27 सीटों के लिए वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। शाम 4 बजे तक मतदान होना है। सीएम योगी वोट देने के लिए गोरखपुर पहुंच गए हैं। बता दें कि यूपी में कुल 36 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। इनमें से 9 सीटों पर पहले बीजेपी में उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। बची 27 सीटें, इन पर आज मतदान होगा। मतों की गणना 12 अप्रैल को की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीएसपी के मैदान में न होने से ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए आसान हो गई है, लेकिन कई जगह पर निर्दलीय मैदान में इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला भी है। यूपी में आज एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक होगा। इन सीटों के लिए बीजेपी और एसपी में कड़ा मुकाबला है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस के इन चुनावों में हिस्सा ही नहीं लिया है। यूपी में कुल 36 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। गोरखपुर मंदिर कांड में मुर्तजा का कनेक्शन हनी ट्रैप और आईएसआईएस तक पहुंच गया है। एटीएस के मुताबिक आईएसआईएस के कैंप से एक लड़की के नाम से मुर्तजा के पास ईमेल आया था। एक लड़की ने अपने फोटो भेजकर भारत आकर मिलने का वादा किया था। एटीएस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि मुर्तजा कट्टरपंथियों के कहने पर जरीमा नाम का एक जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था। जरीमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है। ऐप का मकसद उन लोगों को जोड़ना था जो जिहाद के रास्ते पर आगे आना चाहते हैं। हरियाणा में फिर से किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। किसान सड़कों पर उतरेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल करके किसानों को एकजुट होने के लिए कहा। साथ ही टोल फ्री कराने के फैसले की जानकारी भी दी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की मांग की है। इस मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज 3 घंटे के लिए प्रदेश भर के सभी टोल फ्री करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 से 11 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति यहां पर कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति भवन के बयान के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन गुजरात हाईकोर्ट ने एकता नगर में किया है। बयान के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पोरबंदर के माधवपुर में माधवपुर घेड़ महोत्सव 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो सुबह शिमला में रोड शो करेंगे। इसके बाद शिमला के ही जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष हिमाचल में कई जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने 4 दिन के दौरान वो 25 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही कई सरकारी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे से पहले बड़ा सियासी खेल। हिमाचल प्रदेश आप अध्यक्ष अनूप केसरी ने थामा कमल और केसरी समेत 3 आम आदमी पार्टी नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ये देखिए, हिमाचल में आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा काफी अहम है। चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, लेकिन केसरी समेत 3 जो है नेता आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीर आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पहाड़ और पहाड़ी आपके झांसे में नहीं आएंगे। बिहार में हर जगह जेडीयू को कांटे की टक्कर देने वाले आरजेडी को सीएम नीतीश कुमार ने तगड़ा झटका दिया है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजित सिंह जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। अजित सिंह आने वाले 12 अप्रैल को जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। अजित सिंह ने कहा कि आरजेडी में सीखने को अब बहुत कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जिस ढंग से सरकार चला रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि उनके साथ सीखने को ज्यादा मिलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहा बुलडोजर मुरादाबाद में गरजा। सिविल लाइंस इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट और सड़क के बीच बने चड्ढा ग्रुप के फ्लैट और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। एमडी अधिकारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर से फ्लैट और दुकानों को ध्वस्त करा दिया। चित्र जो स्वीकृत था, मानचित्र स्वीकृत के विपरीत इन्होंने विचलन करके जो हिस्सा बनाया है, हम लोग उसको आज तोड़ हुआ है। उनको पर्याप्त समय दिया गया है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। असम के कोकराझार में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिछले साल 2 लड़कियों से बलात्कार और हत्या के मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सी चतुर्वेदी ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई। आरोपियों को इस घटना के कुछ दिनों के बाद पिछले साल 14 जून को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना पर लोगों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया था और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घटना के विशेष जाँच दल से जाँच कराने का आदेश दिया था। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी धाम में चैत्री नवरात्रि पर मां अंबे के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। पटेल ने आदि शक्ति धाम अंबाजी मंदिर में शीश झुकाकर 6.5 करोड़ गुजरातियों की सुख, समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि माताजी जनहित के कार्य करने की शक्ति दें और गुजरात विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। मुख्यमंत्री पटेल ने मां आद्यशक्ति के दर्शन के बाद अंबाजी मंदिर परिसर में एग्रो मॉल का शुभारंभ किया। सरकारी तेल कंपनियों ने दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ाने की राहत दी है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 105.41 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई है, जबकि 1 लीटर डीजल 96.67 रुपए में बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 120.51 रुपए में बिक रहा है, तो वहीं डीजल के दाम 104.77 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। पिछले 18 दिनों में तेल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। राजस्थान के करौल में हुई बवाल के बाद प्रशासन ने एहतियातन सीकर, हनुमानगढ़ और कोतपुतली में धारा 144 लागू कर दी है। इससे पहले करौली, अजमेर और धौलपुर में धारा 144 लग चुकी है। प्रशासन का कहना है कि जन सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। इस दौरान रैली, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल रामनवमी के दिन निकलने वाले जुलूस पर इसका असर पड़ना तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिन के दौरे पर हैं। योगी आज विधान परिषद चुनावों के लिए मतदान करेंगे। वहीं शुक्रवार को उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय का जायजा लिया। इस दौरान काम में लापरवाही देखकर उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाई थी। इसके अलावा योगी गोरखनाथ मंदिर में नवरात्रि के 9वीं के दिन वे कन्या पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यूपी के झांसी में एग्जाम पेपर लीक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 26 छात्र छात्राएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस छात्रों के पास ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही आ गया था। अधिकारियों ने बताया कि श्री राम महाविद्यालय के लिपिक राजदीप यादव ने परीक्षा से पहले ही ये प्रश्न पत्र अपने भतीजे को भेजा था, जहाँ से अन्य कई छात्रों को भेजा गया। यूपी बोर्ड की परीक्षा में चल रहे नकल के खेल पर रोक लगाने के गाजीपुर जिला प्रशासन कितने ही दावे करे, लेकिन पहले ही दिन इन दावों की पोल खुलती नजर आई। परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई पकड़े गए, जो किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इस पूरे खेल में आरोपी परीक्षार्थी के साथ केंद्र संस्थापक के साथ कई टीचर पकड़े गए। इनके पास से 5 मोबाइल और एक इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की लिखी गई कॉपी भी बरामद की गई।
ड्रग्स माफिया इस काले कारोबार के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, जहां पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीने के पानी की बोतल में हेरोइन लेकर उसकी सप्लाई करने जा रहे थे। जब्त की गई 1 किलोग्राम हेरोइन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से उनके सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब 18 साल की उम्र से अधिक के लोगों को भी प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। 10 अप्रैल से ये प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगे 9 महीने हो चुके हैं, वो इस तीसरी वैक्सीन को लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज लगवाने की सुविधा प्राइवेट सेंटरों पर उपलब्ध होगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देश में सबसे ज्यादा गर्म शहरों की लिस्ट जारी की, जिसमें राजस्थान के अलवर को सबसे ज्यादा गर्म बताया गया है। यहाँ 45.8 सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सौराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और झारखंड के 17 शहरों के पारे ने 44 का आंकड़ा पार कर लिया। दिल्ली के कुछ हिस्से पिछले सप्ताह से लू की चपेट में हैं। बिहार में निर्दलीय एमएलसी के चुनाव जीतने वाले अशोक यादव आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बगावत करके चुनाव जीतने के बाद एमएलसी अशोक यादव ने कहा कि उनके भविष्य का फैसला उनके चाचा राजबल्लभ यादव करेंगे। यहाँ के लोग जो मुझे मदद किए हैं और हमारे जो नेता है माननीय राजबल्लभ प्रसाद यादव जी, जो सभी लोग का निर्णय होगा वही निर्णय मेरा भी होगा। जो आदेश होगा वही पालन करेंगे। पंजाब के अमृतसर में किसानों की तरफ से बंधे सिखों की रिहाई के लिए एक विरोध मार्च निकाला गया। किसानों ने ये विरोध मार्च अमृतसर के भंडारी पुल पर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ निकाला। इस दौरान कीर्ति किसान यूनियन की ओर से बंदी सिखों की रिहाई की मांग की गई। जो अदालतां ने सजावां सुनाइयां है वो उन्होंने पूरियां कर लियां ने ते उन्हां नूं उस तों बाद भी अज 10 15 साल हो गए छड्डिया नहीं। पंजाब की रोपड़ पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गोलू राजपूत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से 7 अवैध हथियार बरामद किए गए। एक 32 बोर का देसी कट्टा, एक देसी कट्टा 12 बोर और 2 देसी कट्टे 315 बोर और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गोलू लुधियाना का रहने वाला है और पुलिस को सूचना मिली थी कि ये भारी मात्रा में हथियार लेकर किसी को सप्लाई करके देने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। चिनैनी तहसील के वेस्टी में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। 6 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। ट्रक तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से टकराने के बाद रुका। हादसे को लेकर लोगों ने सड़क को जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। नवी मुंबई की एपीएमसी फ्रूट मार्केट में घास के बंडल में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग लगने के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। हालांकि आग से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग के मार्केट में फैल जाने के डर से व्यापारी परेशान थे। लेकिन गनीमत रही कि आग सिर्फ घास के बंडलों तक ही फैल गई। धुएं के गुबार से आसमान के इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर और बाहर रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इसका असर बासनी रेलवे स्टेशन तक दिखाई दिया। आग के कारण करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रही। बताया जा रहा है कि करीब 6 घंटे तक हजारों झुग्गियां खतरे में रहीं। आग को बुझाने में करीब 20 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिहार के जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी लोग देव सूर्य मंदिर से छठ पूजा करके घर लौट रहे थे, तभी टेम्पो और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घायलों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सभी की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनमें 2 की स्थिति काफी चिंताजनक है। बरेली में पुलिस ने एक युवती की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने दोस्त का फोन चोरी करके उससे पीड़िता को फोन किया था।
फोन पर उसने खुद को जिसका फोन था वो युवक बनकर बात की और उससे मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता जब मिलने आई उसने पहले बरगलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर आरोपी ने पीड़िता की हत्या कर दी। पीड़ित युवती का शव बरामद कर लिया गया है। वाराणसी का महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर नगम वधुओं ने जलती चिताओं के बीच नृत्य करके काशी विश्वनाथ के रूप में बाबा मसानाथ के दरबार में नगर वधुओं ने हाजिरी लगाई और बाबा से वरदान मांगा कि अगले जन्म में हमें नगर वधु ना बनना पड़े। काशी में मंदिरों में संगीत पेश करने की और देवता के सामने नाचने की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। 400 साल पहले राजा मान सिंह ने बाबा मसानाथ के दरबार में काशी के कलाकारों को बुलाया था। बस्ती में नदी में डूबने से एक मासूम की जान चली गई। घटना दुबौलिया के अशोकपुर गांव की है। गांव का ही रहने वाला 10 साल का राजेश और 8 साल का सोहन नदी में नहाने गए थे। नहाते समय दोनों नदी की धारा में डूबने लगे। दोनों को डूबता देख ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया। एक बच्चे को तो गांव वालों ने बचा लिया, लेकिन 10 वर्षीय राजेश नदी की तेज धारा में लापता हो गया। दरअसल हर साल गर्मी के सीजन में लोग नदी में नहाने जाते हैं। सहारनपुर में पुलिस के खौफ से 4 शातिर लुटेरों ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। मामला रामपुर मनिहारान थाने का है, जहां एनकाउंटर के डर से अपराधियों ने खुद को सरेंडर कर दिया। बदमाशों ने पुलिस से अपील की है कि उनका एनकाउंटर न किया जाए। अपराधियों ने भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन में भारी तेजी आई है। यूपी की मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु हैं जो शीतला माता मंदिर पर झंडा चढ़ाने जा रहे थे। तभी अचानक श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना मैनपुरी सदर कोतवाली के ज्योति बाईपास रोड पर हुई। इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए सभी लोग थाना दनहार इलाके रठेरा गाँव के बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में भी चला योगी सरकार का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जे से 2 करोड़ की जमीन को मुक्त करवा दिया। सिरसागंज इलाके में कुछ दबंगों ने नेशनल हाईवे के किनारे करीब 2.5 बीघा जमीन पर बाउंड्री करवाकर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर चलवाया और सभी पक्के कच्चे निर्माण को ध्वस्त कर दिया। खाली करवाई गई जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।